हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। ये जो आपका क्लास है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड का प्रोफेशनल और बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 2 है। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। हमने प्रीवियस क्लास में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य यानी इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ वैयक्तिक उद्देश्य का तात्पर्य क्या है? यानी पहले से सोचा गया लक्ष्य जो किसी क्रिया या व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। यानी जैसे आप लोग का क्या है उद्देश्य? शिक्षक बनना। तो क्या है कि आपको एक दिशा प्रदान कर रहा है, आपका एक लक्ष्य है, वही क्या है हमारा उद्देश्य है, जो कि आपके व्यवहार में भी परिवर्तन ला रहा है, आपकी क्रिया को दिशा प्रदान कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। यहाँ एक शब्द आता है जो हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, वो है वैयक्तिक तथा दूसरा होता है व्यक्तित्व। अब इन दोनों में हम अंतर समझते हैं। वैयक्तिक, इसका तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। व्यक्तित्व, इसका मीनिंग होता है पर्सनालिटी। ये जो व्यक्तित्व शब्द है यानी पर्सनालिटी, ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसका उपयोग प्रत्येक जगह लगभग किया जाता है। यानी आपके सारे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं जब आप बाल मनोविज्ञान अध्ययन करते हैं। ये जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा है एक पर्सोना, इसी से आया है, जिसका मीनिंग होता है मुखौटा। तो क्या पर्सनालिटी का मतलब बस यही हुआ कि जो दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का मतलब होता है कि जो आपके आंतरिक में है, यानी आपके संज्ञान, आपका व्यवहार, आप क्या किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आपकी नैतिकता, ये क्या है? आपके आंतरिक गुण है जो दिखाई नहीं देते हैं, यानी जो अमूर्त है, जिसको हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये तो आपके गुण हैं, वो व्यक्तित्व में वो भी आएंगे। दूसरी, आपके जो दिख रहे हैं, यानी आपकी कार्य करने की जो किसी से भी आप किस तरह से बात कर रहे हैं, कोई आ रहा है आप खड़े हो जा रहे हैं, ये क्या है? ये दिख रहा है, ये मूर्त है। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आता है? हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ये जो शब्द है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और यही जो गुण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? अलग करता है, दोनों में भिन्नता लाती है। वो कैसे? तो मानते हैं किसी क्लास में एक कोई छात्र है जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, दूसरा छात्र है वो पेंटिंग अच्छा कर लेता है, एक छात्र है जो डांस अच्छा कर लेता है। क्या है? प्रत्येक छात्र में कुछ न कुछ अलग अलग गुण हैं, जिसमें वो क्या है? उसको रुचि के साथ देखता है, उसमें उसको क्या है? महारत हासिल है। तो क्या ये जो मैथ जिस छात्र को आ रहा है, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, ये जरूरी तो नहीं कि उसकी पेंटिंग भी अच्छी होगी और डांसिंग भी अच्छी होगी।
और क्या है कि ये जो जितने भी स्किल्स होते हैं वो अपने आप में सभी क्या होते हैं, संपूर्ण अपने आप में पूर्णता उसमें होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके मैथमेटिक्स अच्छे हैं वो बहुत शार्प होंगे, जिसकी पेंटिंग अच्छी है वो बेवकूफ़ है, ऐसा तो नहीं है। क्या है, सभी के ये गुण क्या है, उसके एक से दूसरे को क्या करते हैं, भिन्न करते हैं। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्ति के इन गुणों के समुच्चय को ही हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व कहते हैं। तो अब इसमें अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, व्यक्तिक और व्यक्तित्व में क्या अंतर है, क्योंकि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य को हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है शिक्षा का आज जो हमारा क्लास है वो है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, यानी सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। ये जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य के बिना किसी भी कार्य को अगर हम करते हैं तो क्या होता है, वो अर्थहीन होता है, यानी उसकी कोई अर्थ ही नहीं होती है। जैसे कि अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है कि हाँ हमको इसमें इस तरह से कर लेना है, तो क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अगर वो देखा जाए उद्देश्य का मतलब, तो आज जो हम देखेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य। आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। मनुष्य जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है, समाज की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा, उसके खान पान, रहन सहन, इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या होता है, बढ़ता है और उनको अपने अंदर क्या करता है, आत्मसात करता है, सीखते चलता है। क्योंकि जहाँ के जो लोग होते हैं वो उसकी संस्कृति को अपने आप ही उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका क्या कारण है, इसका यही कारण है कि मनुष्य जब समाज में रहता है तो वो सभी चीज़ों को अपने आप, ये इनेट कैपेसिटी होता है बालकों में। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी भाषा को सीख लेता है, अपने आप वो सीख लेता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक प्रकृति से भरपूर होता है। उसके चारों ओर सामाजिक संबंधों की एक श्रृंखला बनी होती है। जैसे एक व्यक्ति है जो सभी चीज़ों से परिपूर्ण है, यानी उसके पास बहुत पैसे है, उसके बहुत सारे, वो जो चाहे वो हो सकता है, लेकिन अगर वो पैसे से परिपूर्ण है और उसको जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो ना हो, तो क्या उसके पैसे की कोई महत्व रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो व्यक्ति अगर उसे राशन की ज़रूरत है, उसे पुस्तकों की ज़रूरत है, या फिर आपको जीवन जीने के लिए हर चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो क्या है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग व्यवसाय करके बैठे हैं। हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या है कि ये जो इस तरह से एक हम कह सकते हैं श्रृंखला बन जाती है हमारे समाज में, छोटे से लेकर के क्या श्रृंखला बन जाती है। समाज और व्यक्ति का वही संबंध होता है जो एक पूर्ण इकाई और एक टुकड़े का, यानी समाज एक पूर्ण इकाई है और व्यक्ति क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि समाज एक व्यक्ति से मिलके बना है, लेकिन एक व्यक्ति को अगर जोड़े तो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा एक समाज हमारा बन जाता है। सामाजिक संबंधों के बिना एक नवजात शिशु पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। यहाँ समाप्त करने का मतलब है कि वो कुछ नहीं सीख सकता। अगर किसी बच्चे की जन्म वैसे जगह होती है जहाँ कोई और व्यक्ति, या फिर जन्म के बाद वो ऐसे जगह चला जाता है जहाँ कोई नहीं है, तो क्या वो सीख पाएगा भाषा को? क्या वो सीख पाएगा संस्कृति को? कुछ भी नहीं सीख सकता है, क्योंकि वो मनुष्य का क्या होता है, ये जन्मजात क्षमता होता है कुछ भी देख करके सीखने का।
सामाजिक संबंध से ही उसकी भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसी भी बालक की, उसकी भौतिक हो या फिर साइकोलॉजिकली हो, फिजिकली हो, सभी जितनी भी आवश्यकताएं, जितने नेसेसिटी नीड्स हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इसी से पूर्ण होते हैं। कोई मनुष्य जो समाज रूपी मशीन की एक सक्रिय और उपयोगी पूंजी है, उसमें अलग होकर मूल्यविहीन हो जाता है। यानी कोई मनुष्य जो है वो अगर समाज से बिल्कुल अलग हो जाए, उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं हो, तो क्या उसके कुछ वैल्यू रह जाएंगे? बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएंगे। व्यक्ति के विकास में समाज का सहयोग रहता है और उसके अभाव में वह उन्नति नहीं कर सकता। अतः सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति का विकास होना चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया सामाजिक संबंधों का भी विकास करते हैं। जैसे कि एक वैसा समाज जहां सभी लोग शिक्षित हैं और उसके बाद वाले जो भी लोग आते हैं वो उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ऑलरेडी उस तरह से मिल जाता है कि वो उसको अपने आप सीखते चला जाता है। जैसे कि किसी एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं कि किसी के घर में अगर कोई आर्मी में है, तो क्या होते हैं कि उसके अगर माता पिता दोनों उससे संबंधित हैं, तो बच्चे अब अपने आप उधर ही मतलब कि उनका भी एम यही हो जाता है कि हम भी आर्मी में ही जाएं, और उसको देख करके उसके फैमिली के जितने भी लोग होते हैं कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? समाज कहने का मतलब क्या? उसका परिवार से ही, यानी कि छोटे छोटे समाज का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? परिवार। तो परिवार से ही तो हमारी शिक्षा शुरू होती है और ऊंचाई तक जाती है, जो कि हमारे राष्ट्र के निर्माण, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के रूप में भी उभरता है। तो क्या होता है कि कोई भी बालक, और ऐसा नहीं है कि उसको बस समाज के कारण ही, उसके माता पिता, यानी एक बालक अगर किसी के घर में सारे लोग टीचर हैं और आगे आने वाले बच्चे भी टीचर ही बनने की इच्छा रखते हैं, उनका लक्ष्य भी है कि हम भी एक अच्छा शिक्षक या प्रोफेसर ही बने, उसका क्या मतलब होता है कि उसको तो इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो बचपन से वही देखते आया है, और साथ ही साथ उसे उसका वंशानुक्रम भी, क्योंकि वो जिस माँ बाप का जो बच्चा है उसका क्या है, उसके जीन्स भी क्या है, उसके जीन्स में भी क्या है कि प्रोफेसर ही बनना है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे वातावरण का, यानी हमारे समाज का, और हमारे जो आनुवंशिकता का जो प्रोडक्ट होता है, गुणज होता है, वही क्या होता है, हमारा संपूर्ण विकास की तरफ ले जाता है। तो क्या है कि शैक्षिक प्रक्रिया सामाजिक संबंधों का विकास करती है। समाजवाद के उग्र रूप में सामाजिक उद्देश्य के संकीर्ण अर्थ पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च सामाजिक इकाई को समाज का भाग्य विधाता मान लिया जाता है और इसका पूरा करने का अधिकार होता है कि वह सामाजिक आदर्शों अथवा सामाजिक सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत हितों का किस सीमा तक बलिदान कर सकता है। ऐसे समाज में मानव विकास की सभी व्यवस्थाएं एवं कार्यक्रम सामाजिक हितों को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, चाहे उसमें व्यक्तिगत जीवन के लिए सुविधा हो अथवा असुविधा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और वहाँ के लोगों की जो फसल है वो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण क्या होता है, फसल नष्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, बांध बनाया जाता है। वो क्या है, व्यक्ति के सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। और जब बांध बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको कहते हैं, तो उसमें क्या है, बांध बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उसको आके रोकते हैं कि नहीं, हम अपने ज़मीन में यहाँ पे नहीं बनाने देंगे।
क्या है, ये सभी के सुविधा के लिए है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति, अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें तो हो सकता है उनका बस उतना ही जमीन का टुकड़ा हो जो बांध में ही जा रहा है, तो उसकी क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये क्या होता है कि वो आपके वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता, वो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए सुविधा हो या असुविधा, सामाजिक कार्य जो है वो क्या है उस पर डिपेंड नहीं, वो उसकी एक अलग ही संस्कृति, अलग ही समाज है, यहाँ उससे हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर जब बात करें कि किसी भी कार्यक्रम को, यहाँ जब हम एग्जाम्पल लिए तो किसी भी कार्यक्रम की अगर बात करें तो उसका निर्धारण इसलिए नहीं किया जाता है कि पर्सनली किन व्यक्ति को इससे प्रॉब्लम होगा और किस व्यक्ति को उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सभी को संपूर्ण रूप से एक साथ लेकर के देखा जाता है। इसका जो है सपोर्ट नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, ये सभी क्या थे, सामाजिकता को ही क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। वो सभी समाज के ही समर्थक थे। ऐसे समाज में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य सामाजिक आवश्यकता के अनुसार स्वयं को तैयार करना होता है। ये जो सामान्य सामाजिक उद्देश्य है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार स्वयं ही कार्य करना चाहिए। क्या ये हमारा समाज ही है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो उसको क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे समाज में ऐसा मान्यता है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, हमें शिक्षा ही चाहिए। तो क्या करते हैं उसके माता पिता, क्या करते हैं कि नहीं तुम्हें खेलना नहीं है, खेल के क्या होगा, पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप नहीं जान रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में अच्छा है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करना है। यहाँ क्या होता है समाज, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, क्योंकि समाज के लोग हैं वो कहेंगे कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, बस खेलता है, क्या है। तो हम इन सभी चीज़ों को, तो इस शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य जो है उसमें रेमंड ने कहा था कि सामाजिक विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, यानी द आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। ये किसका कहना था, रेमंड का। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि मतलब सामाजिकता को हम प्रमुखता दे रहे हैं, हम अपने समाज को प्रमुखता दे रहे हैं। यानी जैसे अगर कोई सामाजिक विहीन व्यक्ति है तो क्या उसके लाइफ में कुछ है क्या, वो अकेले क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, ना ही उसके कुछ एम होंगे, ना ही कुछ उद्देश्य होंगे, ना ही उसके कुछ गोल्स होंगे, कुछ होगा नहीं। वो किससे बातें करेगा, क्या उसका लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मनुष्य जीवन में क्या है, समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है। अब जो हम देखेंगे वो है शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य। इसी के अंतर्गत शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य और क्या क्या हैं, इसमें हमारा पहला आता है नागरिकता के लिए शिक्षा। नागरिकता के लिए शिक्षा कैसे, तो अगर कोई किसी भी देश का अगर जो नागरिक है, अगर प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो तो क्या उस देश को उन्नत होने में देरी लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, प्रत्येक नागरिक से क्या बनता है, हमारा समाज, और समाज से ही हमारे क्या राष्ट्र का निर्माण होता है। तो नागरिकता के लिए शिक्षा। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा संवेगात्मक एकता के लिए शिक्षा। संवेगात्मक एकता कहने का तात्पर्य है संवेग यानी इमोशंस, जो कि आप जैसे कि किसी भी व्यक्ति पे किस समय कितनी, जैसे कि कोई व्यक्ति है उस पर आप अचानक से गुस्सा हो गए, उसकी कोई गलती नहीं है, क्या है, आप में नैतिकता की कमी है। तो निश्चित समय पे, निश्चित लोगों पे, निश्चित मात्रा में अगर कुछ भी किया जाता है तो क्या होता है, हमारा संवेग होता है। यानी अगर कोई गलती कर रहा है तब आप उस पर क्या करते हैं, उसको दंडित करते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं। तो संवेगात्मक एकता के लिए भी शिक्षा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। और राष्ट्रीय एकता कहने का मतलब हमारे देशभक्ति के लिए शिक्षा, सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। यानी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क कहने का मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आवश्यकताएं, महत्व हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें सामाजिक उद्देश्य के
पक्ष में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या क्या तर्क दिए गए हैं। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य को प्रमुखता दी जानी चाहिए, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता का जन्म व पोषण समाज में ही होता है। हम जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जैसे कि अगर उत्तर भारत की बात करें तो इधर की अगर कुछ संस्कृति है तो क्या हम इसको कैसे सीख रहे हैं? हम अपने समाज से सीख रहे हैं। तो शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा, वो है मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है, वह समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। समाज ही व्यक्ति को सभ्य बनाता है, उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाता है, यानी कि आपके क्या राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके लिए क्या सही है। व्यक्ति अपने मौलिक एवं जन्मजात गुणों के अनुसार पशु के समान होता है। जैसे करता है वो दोनों हाथ को नीचे रख के चलेंगे, मुंह से खाएंगे, वो उसका क्या, वो उस समाज में ही एडजस्टमेंट कर लिया, वो उसमें ही समायोजित हो गया है। यानी जब जन्म लेता है कोई बच्चा या फिर पशु, तो वो दोनों एक जैसे बराबर होता है। उसे कुछ नहीं पता होता कि उसकी भाषा क्या है, उसे किस तरह से जीना है, उसकी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने मौलिक और जन्मजात गुणों के अनुसार क्या होता है, पशु के समान होता है। और समाज ही है जो उसमें मानवता के गुणों का क्या करता है, विकास करता है। वो समाज के द्वारा ही सीखता है कि उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या कल्चर है, वो समाज के माध्यम से ही सीखता है। शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य जो है वो शिक्षा आयोग के अनुसार किस तरह से कहा गया है उसको देखते हैं। शिक्षा को पृथक रूप में नहीं समझा जा सकता, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संवेगात्मक परिवर्तन के महत्वपूर्ण औजार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी अगर कोई भी बालक है जिसमें संपूर्ण विकास हो, यानी उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व, उसके डेवलपमेंट अगर अच्छे तरीके से हो, तो क्या कोई भी एक ऐसा कारक है जिससे उसका संपूर्ण विकास हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि एक जो बालक है उसको अगर एजुकेशन दे दिया जाए, शिक्षा बहुत ज़्यादा दे दिया जाए और उसे समाज में रखा ही नहीं जाए, समाज के बीच में जाए ही नहीं, वो उसको संस्कृति पता ही नहीं हो, उसकी नैतिकता पता ही नहीं हो, तो क्या वो डेवलप, उसकी संपूर्ण विकास हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना ही वो अपनी संस्कृति को समझ पाता है, ना ही वो अपनी सभ्यता को समझ पाता है, ना ही वो अपनी नैतिकता को। यानी किसी भी शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक बच्चा है, उसमें संवेग, उसके अंदर संवेग हैं, फिर उसके अंदर संवेग है, उसकी संज्ञान है यानी कॉग्निशन, उसमें नैतिकता है, और अगर वो समाज में ही न रहे, ये समाज वाला जो पार्ट है यानी उसकी सामाजिकता वो नहीं रहे, तो क्या इन तीनों का कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा को पृथक रूप में नहीं समझा जा सकता, इसमें क्या है, सभी चीज़ों का उतना ही इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, संवेगात्मक हो, या फिर जितने भी हो, उन सभी का उतना ही महत्व होता है। हमारे जो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कह सकते हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी समाजवादी राज्य में ही विश्वास किया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो शिक्षा की प्रणाली का विकास करना चाहते थे। समाज ही व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान करता है जिससे व्यक्ति आत्म प्रकाशन कर सके और अपने विचारों का विनिमय कर सके। यानी समाज है तभी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तभी तो हम किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, तभी तो हमारे अंदर जो भी है उसको हम कुछ भी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो हमारे एम है, लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए, और दूसरी कोई देखने वाले भी तो हो। तो क्या है कि
समाज के द्वारा ही व्यक्ति आत्म प्रकाशन तथा विचारों का विनिमय कर सकता है। एक जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो थे ब्रूवेकर। उनका यह मानना था कि अध्यापक का कार्य अपने विद्यार्थियों को अमूर्त रूप से शिक्षित करना नहीं है, अपितु विद्यमान समाज में जीवन के लिए शिक्षित करना है। यहाँ अमूर्त रूप कहने का क्या मतलब है? अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसको हम देख नहीं रहे हैं, जो दिखाई दे नहीं रहा है। यानी आप किसी बच्चे को बहुत अच्छा ही शिक्षा दे दिए और वो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं, यानी वो समाज के लोगों के सामने में वो सही से उस चीज़ का उपयोग कर ही नहीं रहा है, तो क्या उसका शिक्षा का कोई महत्व है? बिल्कुल भी नहीं है। तो उनका कहना था कि अध्यापक का कार्य होता है कि विद्यार्थियों को अमूर्त रूप से शिक्षित न करें, अपितु विद्यमान समाज में जीवन के लिए शिक्षित करें, यानी मूर्त और अमूर्त दोनों के लिए करें। और ये जो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य था, इसमें जब हम व्यक्तिक उद्देश्य को पढ़े थे तो वहाँ इंपॉर्टेंस किसकी थी? व्यक्ति की। यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या है? समाज की, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन जब अगर सभी को साथ में लेकर के देखें तो क्या होता है? सभी का एक दूसरे से क्या होता है? संबंध होता है। सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये क्या थी? ये इसकी क्या अभी जो हम देखे हैं वो क्या था? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का महत्व था, क्या है? उसके गुण थे। लेकिन अब जो हम देखेंगे वो है जहाँ गुण है वहाँ कुछ न कुछ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में क्या क्या तर्क थे? सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। अब यहाँ तो हम देखें कि कोई भी बालक है, क्या है? उसके लिए सामाजिकता बहुत ही जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? ये उसके लिए हानिकारक भी होता है। वो कैसे? तो देखते हैं। सामाजिक उद्देश्य प्रायः अमनोवैज्ञानिक होता है और यह व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं, अभिवृत्तियों एवं अभियोग्यताओं की क्या करता है? उपेक्षा करता है। जैसे हम पहले भी देखे हैं, अमनोवैज्ञानिक होता है, यानी आप किसी के भी मन के अंदर की बातों को नहीं जान रहे हैं। किसी की रुचि किसी चीज़ में है, लेकिन फिर भी समाज के वजह से आप क्या करते हैं? उसकी रुचि को दबा देते हैं और आपकी जो इच्छा है, यानी समाज जो चाहता है, समाज में जो लोग अच्छे कहेंगे, उसके लिए क्या करते हैं? उसकी रुचि को दबा करके उसको उस क्षेत्र से रोक करके उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी रुचि की। तो ये क्या है? ये इसके विपक्ष में तर्क है, सामाजिकता के विपक्ष में। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य सबको समान रूप से राज्य या समाज का साधन मानकर एक प्रकार से व्यक्तिगत भेद का तिरस्कार करता है। यह कला व साहित्य के विकास में बाधा पहुंचाता है, क्योंकि इसका विकास व्यक्तिगत योग्यताओं की अभिवृद्धि से ही संभव है। बिल्कुल, जैसे कि अभी मान लीजिए किसी को नृत्य पसंद है, तो क्या होते हैं कि अब सामाजिकता की वजह से उसको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे समाज में तो लोग इसको हंसेंगे, तो क्या करते हैं? उसको हम रोक देते हैं। लेकिन वो क्या है? वो तो एक कला है, कहीं ना कहीं उसकी रुचि है उसमें। वो उसकी हर लोग तो नृत्य नहीं कर सकता है, लेकिन जो कर रहा है उसको समाज की वजह से रोक दिए। ये क्या है? ये इसके विपक्ष में तर्क है, यानी समाज ही सब कुछ नहीं है। ये क्या है? इसके विपक्ष, इसके कह सकते हैं कि इस सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में ऐसा तर्क है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है। बिल्कुल, जब हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य को पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? सभी चीज इंडिविजुअल्स को ही हमने इम्पोर्टेंस दिया था। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य की, तो क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है और व्यक्ति केवल एक साधन यानी एक मीडियम बन जाता है और उसकी गरिमा का क्या होता है? अपमान होता है। सामाजिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा क्या होता है? एकांकी होता है। सामाजिक उद्देश्य के अनुसार क्या है? शिक्षा एकांकी है। उसमें केवल सामाजिक एवं राजनीतिक हितों की दृष्टि से मानव का विकास किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में मानव केवल समाज या राजनीति का एक आज्ञाकारी अंग मात्र बन के रह जाता है। ये जो सामाजिक उद्देश्य है वह संकुचित राष्ट्रीयता को जन्म देता है। यानी जब आप किसी को फ्रीडम दे ही नहीं रहे हैं, अगर एक व्यक्ति को ही फ्रीडम ना दिया जाए, उसकी व्यक्तिगत जो रुचि है, उसकी जो उसकी जो योग्यता है, उसकी जो
अभिवृत्ति है उसको अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो क्या आप उस राष्ट्रीयता तक वहाँ तक पहुँच पाएंगे? क्योंकि एक एक व्यक्ति करके ही हमारा राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। तो क्या होता है, यह सामाजिक उद्देश्य जो है वो क्या करता है, ये हमारे संकुचित राष्ट्रीयता को जन्म देता है। इससे संकुचित दृष्टिकोण वाले व्यावसायिक व्यक्तियों का निर्माण होता है और समाज को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ समझा जाता है। वह स्वयं व्यक्ति, ये जो समाज है ये क्या है, स्वयं व्यक्ति से ही बना है, किंतु ये व्यक्ति की ही उपेक्षा करता है। समाज किससे बना है, सभी व्यक्ति से ही, लेकिन सभी व्यक्ति को एक दूसरे से परेशानी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मूर्त ऐसा चीज़ है जो कि बना दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है, इसको हमने ही बनाया है और ये हमारे लिए क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज हैं। सामाजिक उद्देश्य बौद्धिक विकास, चरित्र विकास तथा संवेगात्मक एकीकरण के मार्ग में क्या होता है, बाधा। अगर हम मान लें कि जो कुछ है सब समाज से ही है तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। उसमें तो जो पर्सनल, जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो ये क्या है, इसके सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष के तर्क हैं। यहाँ तक कि सामाजिक उद्देश्य के कारण ही हमारे दो वर्ल्ड वार, पहला जो 1914 से 1919 तक तथा दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, उसका जन्म भी इसी कारण, सामाजिक उद्देश्य के कारण ही हुआ था। सामाजिक उद्देश्य की असीम प्रवृत्ति व्यक्ति की सभी मौलिकता को क्या करती है, समाप्त कर सकती है। इस प्रकार शिक्षा से केवल सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, सामाजिक व व्यक्तिगत उद्देश्यों में समन्वय होना आवश्यक है। हमने इससे पहले पढ़ा था व्यक्तिगत उद्देश्य और आज हम पढ़ रहे थे सामाजिक उद्देश्य, यानी दोनों का कोरिलेशन, दोनों का साथ में होना, तभी शिक्षा का क्या होता है, उन्नति होता है, तभी क्या होता है, विकास होता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, उसके चारों ओर सामाजिक संबंधों की एक श्रृंखला बनी रहती है। व्यक्ति के विकास में समाज का सहयोग रहता है और उसके अभाव में वह उन्नति नहीं कर सकता है। हमारे लाइफ में समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है, लेकिन साथ साथ उसमें सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य दोनों को अगर हम रखें तो क्या होता है, ये विकास और जल्दी और अच्छे से होता है कोई भी वालक के अंतर्गत। प्रीवियस क्लास में किसी ने पूछा था कि उपागम क्या होता है। उपागम, इसको हम अप्रोच बोलते हैं। ये जो उपागम शब्द है उसका अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग तरह से उसको हम देखते हैं। जैसे अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर उपागम की बात करें तो उपागम अध्ययन का वह तरीका या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर किसी विशेष तथ्य की विवेचना की जाती है। लेकिन अगर हम एज यूजुअल अगर ऐसे बात करें उपागम की, तो अप्रोच शब्द का होता है किसी भी आदमी से अनुरोध करना, यानी किसी का भी प्रारंभिक प्रस्ताव, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं। लेकिन उपागम के अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, उपागम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने और समझने, उसके बारे में सोच करके कुछ करने का जो हमारा रास्ता होता है, यानी ए वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, इसको हम क्या कहते हैं, अप्रोच, उपागम कहते हैं। तो आज हमने देखा शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य किस तरह से है। तो ये जो हमारा यहीं पे शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य है, यहीं पे हमारा ये यूनिट क्या होता है, ख़त्म होता है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा यूनिट 3, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।